हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन क्लासेस। आज हम 9th क्लास का पॉलिटिकल साइंस, जिसको हम राजनीतिक विज्ञान और नागरिक शास्त्र भी कहते हैं, उसका चैप्टर नंबर 4 हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो करते हैं चैप्टर स्टार्ट। और ये वीडियो आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, क्योंकि चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा है और अगर मैं ज़्यादा शॉर्ट में पढ़ाऊँगी तो उससे बहुत सारी डिटेल जो हैं वो निकल जाएंगी। ठीक है, तो चैप्टर डिटेल में पढ़ाना है, इसलिए 2 पार्ट्स में डिवाइड है। पार्ट 2 भी जल्दी अपलोड हो जाएगा, या पार्ट 2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो चैप्टर 4 का नाम है संस्थाओं का कामकाज। आखिर हम इस चैप्टर को पढ़ें ही क्यों? तो इस चैप्टर को पढ़ने का मतलब ये है, हमारी जो लोकतंत्र की सरकार होती है, जिसे हम चुनते हैं बड़े प्यार से, चुनाव देके, वोट देके, उसके बाद कुछ लोग चुने जाते हैं ना, जो कि हमारे नेता कहलाते हैं और शासन करते हैं। ठीक है, तो उनकी भी कुछ सीमाएं होती हैं, कुछ कानून होते हैं, वो भी कुछ कानून के दायरों में रह के काम करते हैं। ऐसा नहीं कि मुंह उठा के उनका जो मनाया वो करेंगे। तो वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, कहाँ से कानून बनते हैं, उनका क्या कामकाज होता है, वो सिर्फ शासन करने के लिए बैठते हैं, इसका मतलब वो कामकाज के लिए बैठते हैं। तो उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं एक सरकारी आदेश। हम एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे यहाँ पे और उससे हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बात है यहाँ पे 13 अगस्त 1990 के दिन की। 1990 की बात हो रही है, तब आप पैदा भी नहीं हुए होंगे अगर आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं तो। ठीक है, 1990 की बात हो रही है। तो उस दिन भारत सरकार ने एक आदेश जारी किया। इसे कार्यालय ज्ञापन कहा गया, क्योंकि हर आदेश का एक नाम होता है। जैसे कि जो सरकारी आदेश होते हैं वो दिन में पता नहीं कितनी बार जारी होते हैं और रोज़ जारी होते हैं, तो कहाँ तक वो मतलब इस तरीके से बताते रहेंगे कौन सा आदेश, तो वो उसकी एक संख्या नंबर लिख देते हैं। जैसे कि इस आदेश की संख्या नंबर ये थी 36012 हैश नहीं, ओब्लिक 31/90। जैसे कि स्कूल में बहुत सारे बच्चे होते हैं तो उनका क्लास रोल नंबर वगैरह बटा होता है ना, ऐसा नहीं होता ना मैम एक एक का नाम याद रखती हैं, रोल नंबर से सबको बता देती है ना, कुछ उसी टाइप से। तो यहाँ पे भी बहुत सारे आदेश होते हैं, तो उसकी क्रम संख्या होती है। ठीक है, तो क्रमिक जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के एक संयुक्त सचिव ने इस आदेश पर दस्तखत किए थे। अब बात यह है कि जिसने उस पर दस्तखत किए थे, क्या उसने ही आदेश बनाया था? ऐसा होता है? नहीं, जिसने दस्तखत किए थे वो तो सिर्फ एक मंत्री था, वो तो सिर्फ दस्तखत करने वाला मंत्री था, मतलब सिग्नेचर करने वाला। तो क्या उसने आदेश जारी किए थे? अगर उसने नहीं किए थे तो किसने किए थे? देखिए बच्चों, बोर मत हो ना, ये जो चैप्टर है इसको पढ़ने का मतलब ये है, अभी हम आगे समझेंगे कि इस वाले एग्जाम्पल से हमें क्या समझ में आता है। ठीक है, तो मुश्किल से वो 1 पन्ने का था, और अगर आप इसे देखेंगे तो ये एक बिल्कुल वैसा ही था जैसे कि एक नॉर्मल, जो जितने भी मतलब स्कूल में जैसे लगा देते हैं ना नोटिस बोर्ड पे, कुछ भी नोटिस, कुछ उसी टाइप का। ये आदेश बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसमें पता है क्या लिखा था, बताती हूँ। इस पे बहुत सारे वाद विवाद भी हुए। वाद विवाद मतलब बहस हुई, कोई इसको अच्छा बता रहा था तो कोई इसको बुरा बता रहा था। ठीक है, तो इस पर खूब बहसें हुई कई सालों तक, मतलब इसको लागू करने में जो है काफ़ी टाइम लग गया। इसमें कहा गया था कि भारत सरकार के सरकारी पद, सरकारी गवर्नमेंट जॉब होती है ना वो, और जितनी भी सेवाएं होती हैं, सेवाएं मतलब जैसे बसों में लगे हुए कंडक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, ये सेवा पद पे आते हैं, और जॉब जो ऑफिस वगैरह में जॉब करते हैं, ठीक है, उन सब में 27% मतलब 27% रिक्तियां सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को, जिसे हम SEBC के लिए आरक्षित होगी। आरक्षित का मतलब आप समझते हैं, मतलब 27% सीटें जो हैं, जो समाज के पिछड़े हुए, शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुआ वर्ग है, उनके लिए रखी जाएगी। मतलब उन 27 सीटों पर चाहे कोई कितना भी पढ़ा लिखा हो, चाहे कोई कुछ भी हो, चाहे वो कितनी मेहनत कर रहा हो, कुछ भी हो, वो उस 27 सीट पे सिर्फ उन लोगों का हक होगा जिनको सरकार ने कहा है, मतलब जो शैक्षिक रूप से, एजुकेशनल रूप से पिछड़े हुए होंगे। ठीक है, ये था मुद्दा। अब देखिए, जो लोग सच में ऐसे पिछड़े हुए हैं, ठीक है, तो वो तो इसके फेवर में थे, क्योंकि उनके लिए ये एक अच्छी बात थी, क्योंकि वो पिछड़े हुए हैं तो उनकी जनरेशन क्या पिछड़ती रहेगी, क्योंकि उनको कोई पढ़ाएगा नहीं, वो गरीब हैं। और दूसरी तरफ वो लोग जो मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं और सब कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको जॉब नहीं मिल रही, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सीट आरक्षित है, मतलब किसी और के लिए है।
तो ऐसे लोग इस कानून को पसंद नहीं कर रहे थे, तो अपने अपने तरीके में सब ठीक थे। अब हम यहाँ पे ये नहीं बताएंगे कि कौन ठीक था और कौन गलत था। यहाँ पे बात ये थी कि कानून लागू कैसे हुआ, किसने किया, इस बारे में हम बात कि आखिर ये जो कानून है ये बनाता कौन है, इस बारे में हम बात करेंगे। निर्णय करने वाले जो हैं वो होते कौन है। जैसे आपके लिए ना एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, अभी एनआरसी का कानून आया था ना, उसमें बहुत सारे लोगों को वो कानून पसंद नहीं आया था और बहुत सारे लोगों को पसंद आया भी था, तो सबके अपने अपने जो हैं पक्ष थे। तो इस तरीके के जो बड़े निर्णय होते हैं, ऐसा तो है नहीं कि वो अकेले ले लेते हैं, जिसने सिग्नेचर करे हैं उसने ही ले लिया। जैसे कि लास्ट में हमारा जो कोई भी कानून है उसका बिल जो है लोकसभा में पास होता है, उसके बाद राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करते हैं। ऐसा तो नहीं होता ना कि वो फैसला राष्ट्रपति का ही होता है। कैबिनेट में जो इतने सारे मंत्री बैठे हुए होते हैं, सबकी सलाह ली जाती है और बहुत सारे जो है उसके प्रोसेस पूरे करने होते हैं, उस बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए, इसमें सबसे फर्स्ट बिंदु है राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है और औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, क्योंकि उनके ही साइन होते हैं आखिरी, और वो किसी भी की भी तरफ नहीं होते, वो अपनी मर्जी से करते हैं साइन। ठीक है। प्रधानमंत्री का भी एक अधिकार होता है। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, जो भी सरकार बैठती है उसका जो प्रमुख अधिकारी होता है वो प्रधानमंत्री होता है। और दरअसल सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का इस्तेमाल वही करता है। मतलब सबसे ज़्यादा जो भी सरकार बैठती है उसमें बहुत सारे मंत्री होते हैं ना, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अधिकार होता है वो किसका होता है? प्रधानमंत्री का। जैसे कि आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, इस टाइम जो सरकार है वो बीजेपी की है, उसमें बहुत सारे मंत्री हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अधिकार हैं वो किसके होंगे? नरेंद्र मोदी जी के, जो कि हमारे प्रधानमंत्री हैं। ठीक है। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति मंत्रियों को नियुक्त करता है। मतलब प्रधानमंत्री ही जो है राष्ट्रपति मंत्री को नियुक्त करता है। वैसे तो देखिए, राष्ट्रपति का जो ओहदा है वो बड़ा है, लेकिन जो ताकत बड़ी है वो प्रधानमंत्री की है, क्योंकि प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति पद पे कौन बैठेगा ये डिसाइड करता है। इनसे बनने वाले मंत्रिमंडल की बैठक में ही राजकाज से जुड़े अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं, और अपना पूरा मंत्रिमंडल वो बनाते हैं और जितने भी निर्णय हैं वो आपस में मतलब लेते हैं। संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं। ठीक है। हमारी जो संसद होती है उसमें एक तो हमारे राष्ट्रपति होते हैं और उसमें 2 सदन होते हैं। सदन मतलब 2 ग्रुप होते हैं। ठीक है। तो 2 ग्रुप कैसे होते हैं? एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। ये आपको याद रखना है, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। तो प्रधानमंत्री को लोकसभा के सदस्यों के बहुमत का समर्थन हासिल होना जरूरी है। मतलब प्रधानमंत्री वही बनेगा जो लोकसभा के जितने भी सदस्य हैं, बहुमत का मतलब ये है कि उनमें से अगर ज़्यादातर लोग वोट, जो वहाँ के सदस्य हैं, अगर ज़्यादा वोट उस व्यक्ति को देते हैं जो प्रधानमंत्री बनना चाहता है, तो वही प्रधानमंत्री बनेगा। अगर वोट नहीं मिलते हैं तो नहीं बनेगा। मतलब सीधी सीधी बात यह है कि प्रधानमंत्री को लोकसभा के सदस्यों द्वारा ही चुना जाता है। ठीक है। और उसमें संसद में जो है 2 सदन होती हैं, पहली लोकसभा, दूसरी राज्यसभा। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि अभी इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो क्या कार्यालय ज्ञापन के फैसले के मामले में ये सब शामिल थे? मतलब जो शुरू में हमने बात बताई थी कि एक कानून पास हुआ था 1990 में, आरक्षण को लेके सीटें आरक्षित की गई थी 27%। तो अब हम ये जो लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इन सब की बात कर रहे हैं, तो ये सारे के सारे क्या इसमें शामिल थे? इस बारे में हमें जानना है। देखो बच्चों, अभी तो आपको ये सब बड़ा बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन सच बताऊं मुझे भी बड़ा बोरिंग लगता था। मैं तो इनफैक्ट इसको ठीक से पढ़ती ही नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे ना, ये चीज़ें आपकी रेगुलर लाइफ में भी ना काम आएंगी। जैसे कि न्यूज़ आती है, क्या कैबिनेट, क्या राज्यसभा, क्या लोकसभा, पूछते फिरोगे कि ये क्या बोल रहे हैं क्या नहीं। अगर अभी समझ लोगे तो आपको ये सारी बातें, कौन सा कानून बन रहा है, क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपकी रोज़मर्रा की सब आपको बड़ी इजीली समझ में आएंगी। ठीक है। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। अब हम वापस आते हैं अपनी बात पे। वो जो आरक्षण वाला कानून था, तो ये सरकारी आदेश एक लंबे घटना चक्र का परिणाम था। ऐसा नहीं था कि एक दिन में पता लग गया कि भैया आरक्षण की बड़ी ज़रूरत है और आज आरक्षण का कानून बन गया और कल को से लोगों को बता दिया भैया आरक्षण हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं होता। ये बड़ा लंबा घटना चक्र जो है चलता है। मतलब ये कि भारत सरकार ने 1979 में दूसरे पिछड़ी जाति आयोग गठित किया था।
इसकी अध्यक्षता बीपी मंडल ने की थी और इसी के कारण इसे आमतौर पर मंडल आयोग कहते हैं। इसे भारत में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए मापदंड तय करने और उनका पिछड़ापन दूर करने के जो है उपाय उन्हें देखने होते हैं कि हमारे देश में जितने भी पिछड़े वर्ग हैं वो आखिर क्यों पिछड़ रहे हैं, वो आगे क्यों नहीं आ रहे, क्या दिक्कत है। तो उन दिक्कतों को थोड़ा कम करने के लिए उनको सुझाव भी करने होते हैं। अब उसमें एक सुझाव यही था कि उनके लिए सीटें आरक्षित कर दो। अगर वो अच्छे अच्छे पदों पर बैठेंगे तो वो अपनी फैमिली को अच्छा कर लेंगे, अपने आने वाली जनरेशन को भी पढ़ाएंगे। समझ गए ना आप। अब देखिए, इस आयोग ने 1980 में अपनी सिफारिशें दी। ठीक है, आयोग द्वारा सुझाए गए उपायों में एक सिफारिश ये थी कि सरकारी नौकरियों में जो है जितने भी लोग सामाजिक रूप से और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों मतलब पिछड़ गए हैं उनको 27% जो है आरक्षण दिया जाए। फिर इस पर खूब बहस हुई, चर्चा हुई, लेकिन चर्चा में जो लोग ज़्यादा इसके फेवर में होंगे इस कानून के कि ये कानून अच्छा है, वो जीत गए। फिर कानून जो है लोकसभा में पास होगा। ठीक है, फिर उस पर राष्ट्रपति जी साइन करेंगे, उसके बाद जो है कानून कोई भी पास होता है। मतलब ये किसी एक जने का फैसला तो होता नहीं है, ये पहले जो है ना एक तरीके से ये जनता का फैसला भी होता है। जो बातें बहुत टाइम से समाज में चली आ रही होती हैं उन पर एक मोहर लग जाती है बस। कई सालों तक पार्टियां और सांसद जो हैं मतलब संसद के अंदर जो वहाँ के सदस्य होते हैं उनको सांसद कहते हैं। ठीक है, सांसद जैसे कि आप स्कूल में पढ़ते हैं आपको विद्यार्थी कहते हैं ना, ऐसे ही जो संसद के जो सदस्य होते हैं उनको सांसद कहते हैं। तो सांसद इसे लागू करने की मांग कर रहे थे पता नहीं कब से। फिर 1989 का लोकसभा चुनाव हुआ। ठीक है, यही जब पूरे देश में जो चुनाव होते हैं वो वाले चुनाव। जनता दल ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में वादा किया था कि सत्ता में आने पर वह मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेगा। मतलब उन्होंने ये वादा करा था कि अगर वो जीत गए, हर पार्टी अपने वादे करती है ना, जैसे बीजेपी वादा कर रही थी अभी बिहार में जब चुनाव हुए थे कि हम इतने हज़ार इतने लाख नौकरियां देंगे। दूसरी पार्टी भी वादा करती है हम ये करेंगे, हम आपको इतने लाख रुपए देंगे, आपके बैंक में डलवा देंगे या कुछ भी। ऐसे सारी पार्टियां वादे करती हैं ना। तो जो जनता दल था उन्होंने वादा किया था कि अगर हम जीत गए तो मंडल आयोग की जो सिफारिश है वो आरक्षण वाली उसको हम पूरा कर देंगे। अब क्या हुआ, जनता दल जीत गया तो चुनाव के बाद जनता दल की ही सरकार बनी। तो इसके नेता वीपी ढसे प्रधानमंत्री बने। ठीक है, इसके बाद कई घटनाएं हुई। मतलब उन्होंने कानूनों में थोड़ा फेरबदल किया क्योंकि उन्होंने वादा किया था। अब सारे वादों से थोड़ी मुकरते हैं नेता, एक आध तो पूरा भी कर देते हैं। नई सरकार ने संसद में राष्ट्रपति के भाषण के जरिए मंडल रिपोर्ट लागू करने की अपनी मंशा की घोषणा की। देखो, जो भी नई सरकार होती है फिर उसके बाद नए राष्ट्रपति भी बैठते हैं, तो राष्ट्रपति का जो भाषण होता है तो उन्होंने राष्ट्रपति जी से कहलवाया कि आपको भाषण में बताना है कि हम एक नया कानून लाने वाले हैं। कौन सा कानून आप जानते हैं, वो 27% आरक्षण वाला वही। फिर 6 अगस्त 1990 को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसके बारे में एक औपचारिक निर्णय किया गया कि इस कानून के बारे में क्या करना है। फिर अगले दिन प्रधानमंत्री वीपी बड़ा ही अजीब सा नाम है, ढक्से पता नहीं क्या, वीपी ढक्से ने एक बयान के जरिए इस निर्णय के बारे में संसद के दोनों सदनों को सूचित किया। संसद में 2 सदन होते हैं ना, एक लोकसभा एक राज्यसभा। तो जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने दोनों सदनों को बता दिया कि हम एक नया कानून जो है उसको लाने वाले हैं। ठीक है, कैबिनेट के फैसले को कामक तथा प्रशिक्षण विभाग को भेज दिया गया। मतलब जो भी उन्होंने फैसला किया था। ठीक है, विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने कैबिनेट के निर्णय के मुताबिक एक आदेश तैयार किया और मंत्री की स्वीकृति केंद्रीय सरकार की तरफ से ली। वरिष्ठ अधिकारी होते हैं जो उच्च पद पे होते हैं। यहाँ वरिष्ठ मतलब सीनियर सिटीजन नहीं है। ठीक है, जो ऊंचे पद पे होते हैं। जैसे कि हमारे स्कूल का जो प्रधानमंत्री होता है वो ज़रूरी नहीं है कि वो बूढ़ा ही हो, वो यंग भी हो सकता है आपके दूसरे टीचर से, लेकिन उसका जो अधिकार है वो बड़ा होता है। ठीक है, वैसे ही वरिष्ठ नेता। फिर क्या हुआ, एक अधिकारी ने उस आदेश पर हस्ताक्षर किए और इस तरह 13 अगस्त
1990 को OM नंबर मतलब ये 36012/31/90 तैयार हो गया, मतलब वही कानून। अब यहाँ से इसके ज़रिए से आपको ये बताने की कोशिश की जा रही है कि सरकार जो फैसले आए दिन आपको न्यूज़ के ज़रिए देती रहती है कि ये वाला कानून बंद हो गया है, ये वाला कानून बनाया जा रहा है, तो ये कोई एक इंसान का फ़ैसला नहीं होता। पहली बात, एक अधिकारी का फ़ैसला नहीं होता, और दूसरी बात, ये फ़ैसला कोई ऐसा नहीं होता कि 2 दिन में लिया जाता है। ये पता नहीं कितने सालों से बातें चलती आ रही होती हैं और कितने सालों की योजनाएं होती हैं, उसके बाद जो है कोई कानून बनाया जाता है। अब वो सफल होता है या विफल होता है, ठीक है, वो तो बाद की बात है। अब जब ये कानून बन गया तो ये अगले कुछ महीनों तक देश का सबसे ज़्यादा चर्चित मुद्दा बन गया। जैसे कि अभी हाल ही में NRC बन गया था। कुछ लोगों को ये कानून बहुत पसंद आया था, तो कुछ लोगों को ये कानून बिल्कुल पसंद नहीं आया था, तो कुछ लोगों को ये कानून समझ ही नहीं आया था कि आखिर इसमें हो क्या रहा है, वो कंफ्यूज थे। बिल्कुल वैसे ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहने वाला मुद्दा बन गया, क्योंकि जो लोग मेहनत कर रहे थे उनको ये कानून पसंद नहीं आ रहा था, जो लोग पिछड़े हुए सच में थे उनको ये कानून पसंद आ रहा था। तो खूब बहसें आपस में हुई, और ये अखबारों में और टीवी में हर जगह बस यही चलता रहता था। कई जगहों पे तो प्रदर्शन भी हुए कि इस कानून को वापस लो, बंद करो, ये कानून अच्छा नहीं है, इस तरीके से। क्योंकि लोगों के पास और कोई तरीका नहीं होता। अगर उनको सरकार से कोई शिकायत होती है, कोई चीज़ पसंद नहीं आती, तो वो प्रदर्शन करते हैं, आंदोलन करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब तक के बताए गए एग्जाम्पल से आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई कि कानून कैसे पास होते हैं, बनाए जाते हैं, और इसमें कितनी मेहनत लगती है, ठीक है। और ये किसी एक आदमी का फैसला या किसी एक अधिकारी का फैसला नहीं होता। जैसा कि हम टीवी में देख के सोचते हैं कि ये कानून तो मोदी जी ने बना दिया, या ये कानून तो जो भी प्रधानमंत्री हैं उन्होंने बना दिया, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब दूसरा हम देखेंगे, ये जो वाद विवाद हो रहा था, मतलब ये जो चर्चा और बहस हो रही थी, कुछ लोगों को पसंद आ रहा था, कुछ लोगों को नहीं पसंद आ रहा था, तो इसके लिए सरकार ने क्या किया। तो विवादों का निपटारा जो करता है वो कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय, जो इस देश का सबसे ऊंचा जो न्यायालय है, जो सबसे ज़्यादा ऊंचा कोर्ट है, वो करता है, ठीक है। और उच्च न्यायालय, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, ये दोनों करते हैं। इस आदेश के विरोधी कुछ लोगों और संस्थाओं ने अदालत में कई मुकदमे दायर किए कि हमें यह कानून पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि अदालत ही इसका फैसला करेगी। उन्होंने अदालत से इस आदेश को अवैध घोषित करके लागू होने से रोकने की अपील की। क्या अपील की? कि इसको अवैध घोषित किया जाए, मतलब ये कानून एकदम गलत है और इसको रोका जाए, ये कानून हमारे देश में नहीं आना चाहिए। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस सभी मुकदमे को एक साथ जोड़ दिया। उन्होंने दर्ज कर लिया, उनका काम होता है जो भी मतलब लोग शिकायत दर्ज करा रहे हैं उसको दर्ज करें, उसके बाद में उस पर मुकदमा चलता है, देखा जाता है कौन सही है कौन गलत है, किस पक्ष में लोग ज़्यादा हैं, उसके बाद ही कोई पक्ष जीतता है, ठीक है। अब अदालत में मुकदमे भी इतने सारे होते हैं, तो किस मुकदमे को किस किस टाइप से याद रखें, तो मुकदमे का भी एक नाम रख दिया जाता है। जैसे स्कूल में आपका एक अलग से नाम रख दिया जाता है, 1 2 3 4 35 56 कुछ भी, मतलब आपका रोल नंबर, वैसे ही मुकदमे का भी नाम रख दिया जाता है। तो इस मुकदमे का नाम था इंदिरा साहिनी, ठीक है, एवं अन्य बनाम भारत सरकार मामला। इतना बड़ा इसका नाम था, इंदिरा साहिनी एवं अन्य बनाम भारत सरकार मामला कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के 11 सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश, 11 जो सबसे वरिष्ठ मतलब जो सबसे ज़्यादा ऊंचे पद पर, क्या कहते हैं न्यायाधीश को इंग्लिश में? जज, ठीक है, जज। सबसे ऊंचे पद पर जो जज थे, ऐसे 11 जज, उन्होंने जो है दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। मतलब जो इस कानून को चाहते थे कि आरक्षण होना चाहिए, उनकी भी दलीलें सुनी, और जो चाहते थे आरक्षण नहीं होना चाहिए, उनकी भी दलीलें सुनी। क्योंकि दोनों की बात सुन के ही तो पता चलेगा कि कौन सही है और कौन ज़्यादा सही है। उन्होंने 1992 में बहुमत से फैसला किया कि भारत सरकार का यह आदेश अवैध नहीं है। मतलब वह पक्ष जो इसके पक्ष में था कानून के, जिनको ये कानून पसंद था, वो जीत गए क्योंकि वो ज़्यादा थे। तो भारत सरकार ने फैसला किया कि ये अवैध नहीं है, मतलब ये कानून ठीक है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से उसके मूल आदेश में कुछ संशोधन करने के लिए कहा। संशोधन मतलब होता है गलतियों को सुधारने के लिए कहा, कि इसमें कुछ सुधार किया जाए। उसने कहा कि पिछड़े वर्ग तो बहुत सारे हैं,
लेकिन सारे पिछड़े वर्ग अब पिछड़े नहीं रह गए हैं। उनमें से कुछ की जो आर्थिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति मतलब उनका रहन सहन, उनका खान पान, वो जो है वो अच्छा हो चुका है, तो उनको आरक्षण की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे लोग जिनकी स्थिति अब अच्छी हो गई है उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, और जिनकी स्थिति अभी भी ख़राब है और पिछड़े वर्ग से हैं उनको आरक्षण मिलना चाहिए। ठीक है। उसी के मुताबिक 8 सितंबर 1993 में कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय ने एक और आदेश जारी किया। मतलब अभी पिछला तो सुलझा नहीं था, एक और आदेश। यह विवाद सुलझ गया और तभी से इस नीति पर अमल किया जा रहा है। वो जो नया आदेश था ना, उसमें कुछ नहीं था। उस नए आदेश में यही था कि सीटें जो है आरक्षित होंगी, लेकिन वो जो हैं सिर्फ उन लोगों के लिए आरक्षित होंगी जो पिछड़े वर्ग से हैं लेकिन अभी भी पिछड़े हुए हैं। ठीक है। आप जानते नहीं SC ST OBC ये सब आपको पता। अगर आप गवर्नमेंट स्कूल से हैं वहाँ पे भी SC ST OBC वगैरह को, जो पिछड़ी जाति से हैं और जो वैसी जातियाँ होती हैं जो देश में कम हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति, पता नहीं बहुत सारी होती हैं। ठीक है। तो उन सबको स्कॉलरशिप दी जाती है। तो आपको लगता होगा कि इनको स्कॉलरशिप क्यों दी जाती है, क्योंकि ये वह जातियां हैं जो किसी ना किसी तरीके से समाज में पिछड़ गई हैं। मतलब कुछ टाइम से जो है, पिछले टाइम पर इन पर ध्यान नहीं दिया गया, तो बाकी लोग जो हैं उनकी वजह से ये पिछड़ गई हैं। तो अब टाइम है इनको आगे लाने का, इसलिए आरक्षण देके इनको समाज में बाकी लोगों के बराबर जगह दी जाए, इसलिए आरक्षण दिया जाता है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ से राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता। मतलब ये जो राजनीतिक संस्थाएं हैं, ये फलानी पार्टी, ढिमाकी पार्टी, पता नहीं कौन कौन सी पार्टी, इतनी सारी पार्टियां हैं, हमें इनकी ज़रूरत आखिर है ही क्यों? हम खुद ही क्यों नहीं अपने घर पे शासन कर लेते? हम क्यों माने इनके कानून? तो देखिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है। घर चलाने के लिए भी एक शासक की ज़रूरत होती है। मम्मी पापा कोई ना कोई तो सबके घर का शासक होता है। वैसे ही देश को चलाने के लिए भी शासक की ज़रूरत होती है, वरना जंगल राज हो जाएगा। ठीक है। हमने एक उदाहरण देखा है कि सरकार कैसे काम करती है। किसी देश को चलाने के इस तरीके की कई गतिविधियां जो हैं शामिल होती हैं, इतने सारे लोग शामिल होते हैं, है ना। अब सोचो, इतने सारे लोग, इतने सारे लोगों की शिक्षा, इतने सारे लोगों का स्वास्थ्य, हर चीज़ का ध्यान रखना। आप जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हो, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हो, गवर्नमेंट किसी भी जगह पे जाते हो, वहाँ पे हमारा बिल्कुल पैसा खर्च नहीं होता, और होता भी है तो ना के बराबर खर्च होता है। तो आपने कभी सोचा है कि इतना सारा पैसा गवर्नमेंट लाती कहाँ से है? सोचा है? या फिर हम जो टैक्स देते हैं, बिस्किट खा रहे हैं तो टैक्स दे रहे हैं, एक ब्रेड का पैकेट भी ला रहे हैं तो टैक्स दे रहे हैं, पेन भी खरीद रहे हैं तो टैक्स दे रहे हैं, चालान कट रहे हैं इतने सारे, इस चीज़ का चालान, उस चीज़ का चालान, जुर्माना, ये सारा पैसा आखिर जाता कहाँ है? तो देखिए, ये जितना भी टैक्स का पैसा है ये सरकार जमा करती है और फिर लोगों पे खर्च करती है। तो ये तो है बताने वाला काम। बाकी बहुत सारे ऐसे भी नेता होते हैं जो खा जाते हैं। ठीक है। जो इस पैसे को खा जाते हैं। तो ये पैसा होता है लोगों से टैक्स वसूलना, सड़कें बनाना, और जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, वो कोई भी हो, वो सब लोगों को प्रोवाइड कराना। तो इसके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। अब देखिए, इतने सारे काम होते हैं, हॉस्पिटल बनाना, उनके लिए मज़दूरों की ज़रूरत पड़ेगी, और फिर हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, टीचर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, और स्कूल बनाने के लिए मज़दूरों की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो इन सारे कामों को देखने के लिए, ठीक है, पुलिस की ज़रूरत पड़ेगी, सेना की ज़रूरत पड़ेगी, उन सबको पैसे भी देने हैं उनकी जॉब के। तो इतने सारे काम हैं, वो भी पूरे देश के लेवल पे, इतना बड़ा देश है, तो ये सारा कामकाज कौन संभालेगा आखिर? तो इन सब के कामकाज को संभालने के लिए जो है ये संस्थाएं बनानी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। इस तरह की व्यवस्थाओं को संस्थाएं कहते हैं। ये सारी जो व्यवस्था है इसको संभालती हैं, उनको ही संस्थाएं कहते हैं। कोई भी लोकतंत्र तभी ठीक से काम करता है जब ये संस्थाएं अपने कामकाज को अच्छी तरह करती हैं। तभी हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र बहुत अच्छे से चल रहा है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि हमारे देश की कोई भी संस्था ढंग से काम नहीं करती। तो अब हम देखते हैं कि ये जो संस्थाएं होती हैं इसमें कौन क्या काम करता है। सबके अलग अलग पद होते हैं ना। तो प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री की बात करेंगे। प्रधानमंत्री और कैबिनेट ऐसी संस्थाएं हैं जो सभी महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले करती हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट फैसले होते हैं वो सब प्रधानमंत्री और उनके जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, ठीक है, उनका जो मंत्रिमंडल होता है वो करते हैं। ठीक है। मंत्रियों द्वारा किए गए फैसलों को लागू करने के उपायों के लिए एक निकाय के रूप में नौकरशाह जिम्मेदार होते हैं। मंत्री जो फैसले लेते हैं उनके भी नौकर होते हैं।
ठीक है, वो उनको बताते हैं, सारा दिमाग उनका ही नहीं होता। अब ये नौकर, आप झाड़ू पोछे वाले नौकर मत समझना, ठीक है, झाड़ू पोछे वाले नौकर नहीं होते हैं, ये पढ़े लिखे और बहुत तेज़ दिमाग इंटेलिजेंट नौकर होते हैं। वो सिर्फ इसमें नाम नौकर जैसा दिखाई दे रहा है, ये कोई रामू काका नहीं होते हैं, ठीक है, बहुत बड़े बड़े मंत्री होते हैं ये भी। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय, ये क्या होता है? सर्वोच्च न्यायालय एक ऐसी संस्था है जहाँ पे नागरिक और सरकार, अगर दोनों के बीच वाद विवाद हो जाता है, मतलब नागरिकों को सरकार का कोई फैसला समझ नहीं आ रहा या सरकार लोगों को संभाल नहीं पा रही, तो दोनों जो हैं एक दूसरे के खिलाफ केस दर्ज करवा सकते हैं। कहाँ पे? सर्वोच्च न्यायालय में, और वो जो है उस केस को सुलझाते हैं, ठीक है। आई होप बच्चों आपको यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा कि संस्थाओं का क्या काम होता है और संस्थाएं क्यों बनाई जाती हैं, ठीक है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम संसद के बारे में पढ़ेंगे, संसद क्या होती है, वहाँ पे क्या होता है और वहाँ पे कौन जाके बैठ सकता है, कितने सदस्य होते हैं, ये सब हम इसके नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट पार्ट भी इसका कम से कम आधे घंटे का होगा, काफ़ी बड़ा चैप्टर है ये, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ 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 अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, कुछ भी थोड़ा सा भी अगर आपको समझ में आया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं देखती हूँ मेरी वीडियो पे बहुत ज़्यादा लाइक आए हैं, तो मुझे ये लगता है कि हाँ, बच्चों को समझ में आ रही है वीडियो, किसी का तो फ़ायदा हो रहा है, तो लाइक क्या कीजिए। आप ये बताइए, जब आपको वीडियो पसंद नहीं आती तो आपको कोई डिसलाइक करने के लिए बोलता है क्या? लेकिन फिर भी डिसलाइक मार के जाते हो ना, तो जब पसंद आती है तो लाइक क्यों नहीं करते हो? तो लाइक करो वीडियो को और नेक्स्ट वीडियो का वेट करो, जल्दी आएगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइज़।